तो पिछली क्लास में हम लोग ने साइमन कमीशन को देखा था। आज हम नेहरू रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट के जरिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिफॉर्म होगा और आगे चल करके कैसे मुस्लिम लीग ताकतवर हो जाती है और उनका कैसे डिमांड बढ़ने लगता है, इसको भी देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक मील पत्थर का भी काम करता है इस रिपोर्ट के ज़रिए। तो हम देखते हैं फिर 1885 में लॉर्ड बर्कनहेड जो जनरल सेक्रेटरी रहते हैं, जिसे महासचिव भी कहते हैं, महासचिव हमेशा ब्रिटेन में बैठता था और जीजी और वायसराय जो वो भारत में बैठते हैं, तो वो साइमन कमीशन का गठन करते हैं। तो जब साइमन कमीशन आता है और उसके साथ सदस्य अंग्रेज होते हैं, जिस वजह से कांग्रेस और भी नेता उसका विरोध करने लगते हैं, तो लॉर्ड बर्कनहेड गुस्सा जाता है और कहता है गुस्से में कि अगर तुम भारतीयों को 3000 साल भी दे दिया जाए तो तुम लोग अपना संविधान नहीं बना सकते। तो उसी के जवाब में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट भी 1928 में पेश की है। तो 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन में लॉर्ड बर्कनहेड जब दोबारा आता है 28 में, क्योंकि 27 में साइमन की रिपोर्ट आती है और 28 में लॉर्ड बर्कनहेड जब दिल्ली में आता है सम्मेलन में, तो उसमें 29 छोटे बड़े दल रहते हैं। तो उसमें जो है इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है, पर वो रिपोर्ट जो रहता है उसको सपोर्ट ना मिलने की वजह से और भी रीजनों से उसको नकार दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या था। तो मोतीलाल नेहरू ने एक मसौदा तैयार किया था जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें नेहरू रिपोर्ट के ये अध्यक्ष थे और जो एक सब कमेटी बनाई थी उसी में मोतीलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने 8 सदस्यों वाली एक समिति बनाई थी। रिपोर्ट में क्या क्या उन्होंने कहा था और उनकी क्या क्या मांगी थी। तो नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी कि 19 मौलिक अधिकारों, आप लोग को मौलिक अधिकार नहीं होगा, नहीं पता होगा तो आपको जानना चाहिए, और हो सके तो कमेंट में भी आप बताइएगा कि कितने हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। सिंध प्रांतों को मुंबई से अलग और एक पृथक प्रांत बनाने की बात कही थी। उन्होंने औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात कही थी। नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी। उन्होंने यूनियन की बात नहीं कही थी। उन्होंने बोला कि फेडरल बेसिस पे शक्तियों का बंटवारा हो ताकि कल को भी ब्रिटेन के साथ उनका कुछ ना कुछ लिंक बना रहे। और केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो निम्न सदन हो और उच्च सदन हो। निम्न सदन में आपका वयस्क मताधिकार से हो और उच्च सदन भी वयस्क मताधिकार से हो, लेकिन दोनों में अंतर था। इसमें प्रत्यक्ष था और इसमें परोक्ष था। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम 1 लाख लोगों में एक को भेजते हैं, और परोक्ष में क्या होता है कि जो एक को हम भेजते हैं वो उच्च सदन में जाकर के बताता है कि इनको बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। तो निम्न जो सदस्यों की संख्या थी वो 500 थी और उच्च सदन में जो सदस्यों की संख्या थी वो 200 थी। और कार्यकाल इसका 5 वर्ष था और उच्च सदन का कार्यकाल जो था वो 7 वर्ष था। जैसे कि आज देखते होंगे आप लोकसभा राज्यसभा में है, तो केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। जो केंद्र में हो वो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। भारत के गवर्नर जनरल हो वो काम किसके बेस पे करेगा? वहां के लोकप्रिय मंत्रियों के जरिए। भारत का गवर्नर जनरल चूज कौन करता था? जो वहां का महासचिव होता था उसके बेसिस पे चूज किया जाता था। मतलब ये कहीं ना कहीं तो लिंक बना ही रहता था, और शायद इसी वजह से आगे चल करके इसको वो हटा भी दिया, और भी कारण है जो अभी हम आगे बताएंगे। तो भारत में सरकार को संघीय रूप से स्थापित की जाए। भारत के प्रांतों की व्यवस्थापिका सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष हो और प्रांत का प्रमुख गवर्नर जनरल को बनाया जाए, जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर काम करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक भावना
भावनाएं पैदा होती हैं। मान लीजिए कि कोई, हाँ, जैसे पंजाब है, बंगाल में है, तो यहाँ पे मुस्लिम जो है वो ज़्यादा मेजोरिटी में है। तो फिर जो बंगाली होंगे या जो पंजाबी होंगे उनके लिए फिर होगा ना कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों की सीट है। तो यहाँ पे सीटों की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे हाँ रिजर्वेशन की बात कही गई थी कि हाँ उनको रिजर्वेशन हम दे देंगे जहाँ पे उनकी अल्पसंख्या मतलब जनसंख्या कम होगी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, उनकी बात कही गई थी। और 1/4 उनकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए और इसमें धार्मिक और उनकी संस्कृति को संरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का उचित वितरण, जैसे कि आज स्टेट का और सेंट्रल का है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा को प्रांत को वैधानिक प्रांत घोषित किया जाए। जो उत्तर पश्चिमी सीमा था जैसे बलूचिस्तान, ये सबको भारत के प्रांतों राज्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए। जो प्रांत होंगे उनकी भी और राज्यों के जो अधिकार होंगे जैसे मौलिक अधिकार हो गए, सांस्कृतिक, इन सब चीजों की रक्षा की जाए। भारतीय संघ में अन्य प्रांतों को तभी सम्मिलित किया जाए जब वे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर लें। मान लीजिए हम किसी भी प्रांत को तभी सम्मिलित कर सकते हैं जब हम उसे देखने योग्य होंगे। अगर हम योग्य ही नहीं होंगे तो उस प्रांत को हम लेकर के क्या करेंगे। न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका जो होती है वो अगर विधायिका से स्वतंत्र नहीं होगी तो कोई भी मंत्री कल को खड़ा होकर कह सकता है कि ये तुम्हारा कानून गलत है। तो हमेशा न्यायपालिका सर्वोपरि होता है जहाँ पे हमारा लॉ बनता है। तो आज भी आप देखते होंगे कि न्यायपालिका अगर कुछ कह देता है तो फिर विधायिका को भी उसे मानना पड़ता है। भारत में प्रांतों का भाषाई आधार पर किया जाए कि किसी के साथ कोई मतभेद ना हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो, सारी चीज में धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय और लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। उच्चतम न्यायालय का कि अगर कोई केस है या कुछ है तो हम जा करके वहां पे अपील कर सके, भारतीय जा करके वो कह सके कि हमारे साथ ये चीज नहीं, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या कोई भी डिमांड कर सके। और लोक सेवा आयोग का इसलिए गठन की जाए कि अगर लोक सेवा आयोग नहीं रहेगा, हमारी खुद की फोर्स नहीं रहेगी, तो वो हमारे बारे में कैसे सोचेगी। अच्छा, हमने नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश को देख लिया, अब हम इसके क्यों विरोध हुआ वो भी समझते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों और कैसे हुआ इस पे बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इसके मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था। वो चाहते थे कि संविधान में मुस्लिमों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और जिन्ना ने इसी के लिए 14 सूत्री मांगे रखी थी जो हम आगे देखेंगे। आगा खान ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था और वो चाहते थे कि देश के हर प्रांत को आजादी दी जाए, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो जो भी हो, जो रियासतें मतलब अलग होनी चाहिए, वो रियासतों का खुद का संविधान हो जाए। अगर ऐसा होता तो आज देश कई हिस्सों में बढ़ जाता। सिखों ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया था। उनका कहना था कि पंजाब में सिखों की विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। और राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक दल जिसमें डॉक्टर अंसारी अली थे, उन्होंने ही सिर्फ इसका समर्थन किया था, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। तो ये एक बार पूछा हुआ कौन थे जिन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन किया था, तो वो थे डॉक्टर अंसारी और अली इमाम। इन दोनों ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय कांग्रेस में भी नेहरू रिपोर्ट को लेकर के काफी मतभेद था और इसमें सर्वदलीय बैठक में इसमें गांधी जी भी उपस्थित नहीं थे और इसके साथ नेहरू रिपोर्ट में कई दोष भी थे। और रिपोर्ट में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में जैसे राजा और जमींदारों में असीम भूमि का अधिकार दे दिया गया था, जो कि नए भारत के लिए सही नहीं था। क्योंकि अगर सबके पास अपने अपने अधिकार होते तो फिर आज हमारे कई संविधान बन गए होते, कई जगह हर जगह टुकड़े टुकड़े हो गए होते। तो इस कारण के नेताओं में आम जनता ने इस रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया। और दूसरी रीजन क्या था कि और सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा कारण क्या था कि मुस्लिम लीग जो थी वो पृथक निर्वाचन में संयुक्त निर्वाचन चाहती थी। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम राज्यों को वो बहुलक प्रांत चाहती थी। तो जो हिंदू महासभा के लोग थे वो लोग इसे अस्वीकार कर रहे थे। तो इन दोनों में, मुसलमानों में और हिंदू में, इन लोगों में काफी टकराव हो गया। और जिन्ना भी उसमें थे तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हमें एक अलग हमारा खुद का संविधान होना चाहिए और हमारा देश होना चाहिए, तो जिसमें मुसलमान राजी नहीं थे। अगर ये कांग्रेस ये बात उनका मान भी लेता तो फिर हिंदू नहीं मानने को था।
तो परिणाम स्वरूप इस रिपोर्ट को वापस लेना ही उचित समझा गया। तो इस तरह हमारा नेहरू रिपोर्ट जो है वो असफल हो गया। साइमन कमीशन में डोमेन स्टेटस की बात नहीं की गई थी और नेहरू रिपोर्ट में डोमेन स्टेटस की बात की गई थी। इसमें जो है वो प्रांत को उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया था और इसमें केंद्र में सिफारिश की गई थी और इसमें क्या नाम है विरोध किया गया था और गवर्नर जनरल के अधिकारों में कमी नहीं की गई थी और इसमें सिर्फ गवर्नर जनरल के अधिकारों में संवैधानिक पर निर्भर कर दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की बात की गई थी और इसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की गई थी और मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षण करने की बात की गई थी, रिजर्वेशन की। नागरिकता के लिए मौलिक अधिकार का इसमें कोई उल्लेख नहीं था और इसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। यहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं की गई थी और यहाँ पे वयस्क मताधिकार कराने की बात कही गई थी। भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था और भारत के प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय इत्यादि की स्थापना के लिए इसमें सिफारिश की गई थी। तो हमने साइमन और नेहरू रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है हमने देख लिया है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मैं कुछ चीजें बताने में आपको गड़बड़ करती हूँ तो वो चीजें आप एक बार स्लाइड में देख लीजिए, क्योंकि मेरी स्लाइड जो रहती है वो ठीक रहती है, बस मुझे बताने में गड़बड़ हो जाता है, तो मैं उसे भी धीरे धीरे ठीक कर रही हूँ। वैसे ये टॉपिक तो आईएनसी का है, पर मैंने सोचा कि जब आपको मैं 1928 का बता रही हूँ तो मैं यहीं पे से भी मेंशन कर दूँ। तो जो उस समय कांग्रेस पार्टी के जो वामपंथी नेता थे या युवा वर्ग थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू औपनिवेशिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वो संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। तो जो कांग्रेस पार्टी के वामपंथी युवा वर्ग थे उन्होंने 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत के नौजवानों में आज़ादी के लिए रुचि उत्पन्न हो गया, जिस वजह से तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि अगर ब्रिटिश सरकार अगर एक साल में भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा प्रदान नहीं करती है तो वो कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेगी और असहयोग आंदोलन को फिर से शुरू कर देगी। तो ये मैंने आपको 1928 को ब्रीफ में मैंने समझा दिया कि साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट क्या था, साइमन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट क्या। तो आज हमने नेहरू रिपोर्ट और साइमन और नेहरू रिपोर्ट के डिफरेंसों को समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जिन्ना की मांगों को समझेंगे और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी स्टार्ट कर देंगे।